जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। जी भाई क्या सवाल कर रहे हैं आप? भाई कह रहे हैं अगर एक जगह गलती हो तो उसके नंबर आगे कटेंगे? पहले ही बता दिया आपको। अब इधर देखो समझाता हूं लाइव, 1 मिनट इजाजत रुकिएगा फिर मिटाइएगा। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने यहां पर 9/12 कर दिया, गलती है। ये सही किया, ये गलत हो गया, ये सही था। अब ये टोटल के नंबर नहीं होते, नंबर यूं होते हैं 0.5 0.5 0.5, 1.5 नंबर इसके थे, फिर ये टोटल उठा के यहां पे रखने का आधा नंबर था। ये कॉन्सेप्ट डबल एंट्री, मतलब टोटल इस सारे काम के मिसाल के तौर पे 2 नंबर थे। ये कैसे बंटे हुए हैं समझ आई है? अब आपने गलती कर दी यहां पे 9/12 लिखकर, तो आपका ये 0.5 कट गया। ध्यान से देख लो, फिर दोबारा आप सेशन में ना पूछना ये बात आपका ये। और अगर टीए ऐसे चेक ना करे या जहां से चेक करवाएंगे वो चेक ना करें तो भी मुझे बताना है, ठीक है ना? क्योंकि आई कैप ऐसे ही चेक करता है और होता भी असूलन ऐसे ही है, ठीक है? तो आपका क्या हुआ, ये 0.75 वाली फिगर गलत हो गई, तो यहां पे आपका 0.5 नंबर कट गया। इसका 0.5 मिला, इसका 0.5 मिला, एक नंबर यहां मिल गया। अब नीचे वाली फिगर जो टोटल है ये गलत हुआ पड़ा है। क्यों गलत है डेप्रिसिएशन? क्योंकि ये वाली फिगर गलत है। कोई मसला नहीं, इसका नंबर यहां कट गया। अब ये गलत फिगर उठा के इधर सही जगह पे लिखने का 0.5 उसको भी मिलेगा। फिर उससे एक्सट्रैक्ट बनाने थे, अब ये गलत आया है तो ये भी गलत है, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट में सही जगह पे लिखा उसके नंबर, यानी वो 0.5 बस एक बार ही कटना था, वहां पे कट चुका हुआ है, ठीक है? गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। ओके, बिठा दें। ले जी, अब फिर मेरे ख्याल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है वो शुरू कर ही देना चाहिए। जी पेज नंबर 153 पे आए, क्वेश्चन नंबर 25 है। ले लें, थोड़ा सा सांस ले लें और इधर ले आए आप। जी पेज नंबर 153 पर क्वेश्चन नंबर 25। लो जी, यदि चार्जिंग मुक गई जी, देना जरा मेरा टूटा फूटा सा बैग। वापस जी बच्चों, सवाल को पढ़ें और ट्राई करें जल्दी से। मैं पेन को चार्ज कर लूँ इतनी देर। आमिर भाई कहाँ तक फ्रेम लगा हुआ है? इधर तक? बस ठीक है। मेनू पूरा दिखाना जरूरी नहीं होता, पहले ही बताया आपको। करें ये सवाल, सॉरी ये 25वां सवाल करें क्या? करें करें 1 मिनट में। दोनों मेथड्स आमने सामने करने हैं आपने, दोनों मेथड्स। 1 मिनट, ये 27 करें, वो सॉरी मैं ये वाला कह रहा था। 27 करना है इसमें, दोनों मेथड्स, दोनों में वो है वैसा ही, लेकिन आप ये करें ना, इसमें रिक्वायरमेंट क्लियर है। क्वेश्चन 27 ऑनलाइन वाले जिस किसी बच्चे ने पॉज करके सॉल्व कर लिया होना है 25वां, वो जो है वो 27वां आप कर ले। होता है ना, वो कहते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, सर ने कहा सवाल करो पॉज करके कर लें, हो सकता है वो कर चुके हों और फिर ऑन करें तो मैं कहूँ नहीं मैंने 27वां कहना था, तो अच्छा है 25वां भी हो गया उनका। लें जी, आपका 1 मिनट स्टार्ट हो चुका है, 15 सेकंड मेरी तरफ से एक्स्ट्रा। 1 मिनट में ये सवाल करना है, चलो 2 मिनट। फी मेथड 1 मिनट, सिंपल, सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस करना है, निकालना है। लेकिन मेरा मशवरा जैसे आपको फॉर्मेट में डलवाया था ना, वो फॉर्मेट आपने दोनों मेथड्स के लिए ट्राई करें। इंट्रो वाला काम है, फिर मैं तो करवाता ही हूँ, ठीक है? लेकिन
इम्पॉर्टेंट ये है कि आमने सामने करना है आपने इनको, कोशिश करके, नहीं तो फिर मैं तो आमने सामने कर ही दूँगा, उसकी पिक्चर ले लीजिएगा। जल्दी करें, खेती करें, खेती। आप लोगों का ज़ौक़ देखते हुए मुझे लग रहा है कि आज डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस वाला भी करवाना पड़ जाएगा मुझे। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, आपको कोई मसला नहीं हो अभी तक जो पढ़ा है आप, अच्छा पढ़ के भी आए हैं, ये भी नज़र आ रहा है। पेपर भी अभी भी हुए हैं ना, ताज़ा ताज़ा, भूले कुछ नहीं। आज सारे लेक्चर 3 लेक्चर लेके आने आप लोगों ने। ज़रा दोबारा हाथ खड़ा करें, कौन कौन है पहले दिन वाला, मैं ज़रा दोबारा ज़ियारतें कर लूँ। हाथ खड़ा करें जिनका आज पहला दिन है। कल मैंने ये चेक करना है ना होमवर्क, जब मेरी शक्लें ज़रा याद नहीं। कल 3 लेक्चर ना दे के आए तो मैंने गोली मार देनी है तुम्हें पैनाडोल की, लगती वो भी जोर की है पैनाडोल की। अगर भाई जल्दी करो, ओ हाइब्रिड वाले उदास हो गए हो मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ। मैं हाइब्रिड वालों को मिल के आया, पता नहीं कोई काम कर भी रहा है या नहीं। मैंने कहा जरा चोरी पकड़ूं, सब काम कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन ना हो उनका। वाह, कोई क्वेश्चन बच्चों? बोर हो रही है ना आज क्लास, है ना, नया काम ही कोई नहीं किया, करते हैं अभी रिड्यूसिंग बैलेंस इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों का, कोई मसला तो नहीं है, काम सारे कर रहे हैं ना, पक्की बात है ना, फ्रॉड तो नहीं लगा रहे। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? ठीक हो? पिछला सवाल किया है, दिखाओ ना, छागे हो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का या कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? हाँ जी, सही जा रहा है? डिस्पोजल का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला डिस्पोजल करा दूं आज फिर? सर पहले ये तो करवाएं, पहले रिड्यूसिंग बैलेंस तो करवाएं, टाइम हुआ तो करेंगे इंशाल्लाह जी। जो है मतलब जो है ना 9 महीने हुआ पहले साल, तो अब ये 5वें साल 3 महीने भी करेंगे। कौन सा? इसकी लाइफ 4 साल है ना बेटा, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 16 है ना, तो पूरा साल इस्तेमाल हो गया। चंदा वैसे अगर 9 महीने होता तो ऐसे ही करते। सर जब हम बैलेंस शीट टैक्स बनाते हैं तो उसमें पहले ऊपर नॉन करंट एसेट लिखना जरूरी है? यस। मैंने तीसरी बार देखा है, कई बार हो गया। हाँ जी, इधर ही कर लेता हूँ, बाद में ही बंदा रेफर कर लेता है। कितने बच्चे कर चुके? इधर देखें जी। अच्छा चले बस करें, कोई नहीं, इतना को तीर मारना था सवाल करके आपने, बस जो हो गया सो हो गया। इधर देखें, मैंने ये बहरहाल करवाना है क्योंकि ये मैं कर भी इसीलिए यहां पे रहा हूं, कभी भी रेफर करना पड़े तो। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पूरी जिंदगी ऑफ एसेट अंडर दोनों स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब पहले तो सर आप ये बताते रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता क्या है। मैंने तो सोचा आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है तो मैंने नहीं करवाया। कहाँ था वो शुरू वाली कहानियाँ, कहाँ थी? ये पढ़िए, लें जी। डेप्रिसिएशन की हमने डिस्कशन की थी ये पहले लेक्चर में, ऐसा ही है। और फिर हमने कहा था
कि ये जो सिस्टमेटिक एलोकेशन है इसके 4 मेथड्स हैं, जिनमें से हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक मेथड शुरू किया और उसका डिस्पोजल भी कर लिया। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में मंडे को शुरू करूँगा या कल भी शायद उसका, अगर आपका रिड्यूसिंग बैलेंस ठीक हो गया तो। ये इसलिए कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, 3 लेक्चर्स अभी स्टार्ट वाले लेना कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आज नहीं पकड़ोगे इसको तो फिर ये काबू में नहीं आएगा। अब जैसे मैं एक्सचेंज को छेड़ देता हूँ तो मैं तो संडे को एक्सचेंज के सवाल आपको होमवर्क में दूंगा। अब होमवर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, रमज़ान चल रहा है। वैसे मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का होमवर्क देता हूँ, यानी कि इतना काम आपका घर पे हो, जितना आपसे कमिट भी करवाया है। आपने जितने पर्चे रखे हुए हैं उतने दफ़ा 1.5 से 2 घंटे आपने घर देने हैं, उसी अटैम्प्ट में सारे पास होंगे इंशाल्लाह। 3 पेपर रखे हुए हैं, हर पेपर को 1.5 से 2 घंटा देना है आपने, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर इस दफ़ा नहीं दें, हाँ 6 घंटे क्लास के अलावा घर पे दें, रोज़ देते रहें तो इसी दफ़ा में पास हो जाएगा, सीए टाइम पे हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको टाइम वैसे ही नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बात क्या कर रहा था पता नहीं मैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका होमवर्क थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है लाइटर नोट पे चल रहा है ज़रा, ठीक है। तो वो रमज़ान की वजह से इकराम भी करना चाहिए ना, तो आपका वो मैं इकराम भी कर रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ ज़रा क्लास में ज़्यादा काम खुद ही करवा देता हूँ, क्योंकि क्लास में तो आप आ ही गए हो, ठीक है। लेकिन आप लोग जो आज लेट आए हो बेटा, प्लीज़ पहले 3 लेक्चर्स ले लीजिएगा। चौथा लेक्चर तो किसी हद तक मैंने कवर कर दिया, 3 लेक्चर्स ले लिए तो चौथा खुद ब खुद तकरीबन कवर्ड होगा, ठीक है ना। वो फिर आप गुंजाइश है, तसल्ली आपकी बहरहाल तभी होगी जब आप वो लेक्चर ले लेंगे, तो वो आप बेशक सैटरडे नाइट को ले लीजिएगा। तो प्लीज़ ये हो सकता है मैं एक्सचेंज कल शुरू कर दूँ, ठीक है। प्लीज़ छुट्टी करनी है कल बेटा आपने, तो फिर क्या टेंशन है, एक्सचेंज शुरू हो। वैसे अक्सर मैंने ये नोट किया है कि वीक एंड पर हमारा अक्सर ही कोई नया काम शुरू होता है। मैं जान के नहीं करता, ऑटोमेटिकली इस तरह से हो जाता है, मैं जान के नहीं करता। तो ये जो आदतें आपको पड़ी हुई हैं ना, एक तो सैटरडे ऑफ होता था आपका पीआरसी में, भाई एक तो वो अब बस खाब है, ख़त्म कहानी हो, ठीक है। दूसरा, आपको बुरी आदत ये होती है कि आप सैटरडे ऑफ कर लेते हैं खुद। तो ये मैं बता रहा हूँ, आप अक्सर नोट करेंगे ऐसे ऐसे क्या ऐसे छुट्टी क्यों नहीं होती, हफ्ते को छुट्टी क्यों नहीं होती कैफ के अंदर, इतवार शुक्र है छुट्टी हो जाती है यार। अब ऐसे कर दिया तुमने हैं तो बेटा आप लोगों ने सैटरडे को जान के, सचमुच नहीं करता मैं, इत्तफाक ही ऐसा होता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है। तो मतलब कहने का ये था कि 6 डेज़ अ वीक क्लासेस हैं, 6 डेज़ आपने तशरीफ़ लेके आनी है, छुट्टी ना करें, इंशाल्लाह इसी दफ़ा में पास हो जाएंगे। अरे अल्लाह ने चाहा तो फिर ये मैं कह सकता हूँ कि आपने कोई छुट्टी नहीं की, सारे सेशन में सारी क्लासेस पढ़ी, पास आप इंशाल्लाह हो जाएंगे। बाकी छुट्टियाँ करते रहेंगे, विज़िट करने आएंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, हमें इंस्पेक्ट करने आएंगे कि पढ़ रहे हैं बच्चे और सर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, तो वो फिर अब इंतज़ामिया ज़िम्मेदार ना होगी, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि स्टैंडर्ड गाइडेंस देता है बाकायदा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को सिलेक्ट करने पे। ये नहीं कि मुंह उठाकर जो मेथड लगा दो। स्टैंडर्ड कहता है एसेट एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आपने कंट्रोल कर रखा है और जिससे फ्यूचर में आपको फ़ायदा आना है, बेनिफिट आना है। अब स्टैंडर्ड की गाइडेंस ये है कि बेनिफिट का पैटर्न जैसा हो, आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी वैसा सेलेक्ट करो। यानी जिस पैटर्न से बेनिफिट आए उस एसेट का, उसी पैटर्न पर वो एसेट कॉस्ट, उसकी एसेट की कॉस्ट एक्सपेंस बने, यानी डेप्रिशिएट हो। फिर मैंने आपको कहा था मिसाल के तौर पे बिल्डिंग जो होती है, इस बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जिसकी नेचर ऐसी है कि वो अपने ओनर को हर साल बराबर फ़ायदा देती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये कॉलेज जिस बंदे का है, उसने कॉलेज, ये बिल्डिंग जिस बंदे की है, उसने कॉलेज को ये बिल्डिंग किराए पे दी हुई है। अब ये बिल्डिंग का किराया उस ओनर को हर महीने एक लगी बंदी अमाउंट जाती है, बोलो हर साल वही अमाउंट जा रही है। यानी ये बिल्डिंग उस ओनर की, वो इसकी डेप्रिसिएशन कॉलेज वाले नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि ओनरशिप होना ज़रूरी है ना एसेट के लिए, ठीक है ना। तो ये एसेट इनका खर्चा रेंट होगा। खैर वो बात की बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि ओनर को ये बिल्डिंग हर साल बराबर फ़ायदा दे रही है, उसको बराबर किराया आ रहा है। चाहे जो है वो यहाँ पर क्लासेस किसी महीने होती हैं चाहे नहीं होती हैं, कॉलेज वाले बराबर रेंट जो है वो ओनर को दे रहे हैं। तो बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जिससे फ़ायदा जो है वो, मतलब उसका पैटर्न जो है वो बराबर सा है कि हर साल बराबर फ़ायदा देती है बिल्डिंग, अनलेस के ऊपर एक और फ्लोर डाल दे ओनर,
और कहीं अब किराया बढ़ गया तो वो बिल्डिंग भी तो बढ़ गई है ना, ठीक है। तो बिल्डिंग इस गिवन कंडीशन के अंदर हर साल ओनर को बराबर फायदा दे रही है, तो ये बिल्डिंग वाला एसेट जो है इससे आने वाले फायदे का पैटर्न चूंकि सेम है, तो फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी वो सिलेक्ट करो जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल सेम आए। तो वो कौन सा मेथड हुआ करता था, बचपन में आपने पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन। अब ऑन द अदर हैंड ये जो प्लांट एंड मशीनरी मिसाल के तौर पे जो है, ये ऐसा एसेट है कि इससे आने वाला फायदा हर साल सेम नहीं होता। ये जो मशीनरीज होती हैं ये वक्त गुजरने के साथ साथ, ओल्ड होने के साथ साथ वियर एंड टीयर बढ़ती है, इनकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। तो अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है, अब वो मशीनरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस इस मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है, तो उस बिजनेस को इस मशीनरी से जो फायदा है वो हर साल बराबर नहीं आएगा, बल्कि जैसे जैसे लाइफ आगे जाएगी फायदा कम होता जाएगा। तो अब स्टैंडर्ड गाइडेंस तो ये है कि पैटर्न के साथ, बेनिफिट के पैटर्न के साथ मैच करो डेप्रिसिएशन। तो फिर ऐसा कौन सा मेथड आपने पढ़ा था जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता था, हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता था, कम होता चला जाता था, ठीक है, सही है। अब इसके अंदर करते क्या थे, इसके अंदर दो बातों का ख्याल रखा जाता था, ठीक है, बस दो बातों का ध्यान रखना है इसमें। बात नंबर 1, स्टार नंबर 1, आपने रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू आप ले लेते होते हैं इसके रेट को कैलकुलेट करते हुए फॉर्मूला के अंदर, वो भी हम इंशाल्लाह रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है लेकिन मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो पहली सबसे बात क्या है, रेजिडुअल वैल्यू जैसे हम अभी तक करते आए, ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट। रिड्यूसिंग बैलेंस में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, उसको लाइफ से भी डिवाइड नहीं कर सकते, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सिर्फ रेट से ही मल्टीप्लाई होना होता है, ठीक है ना। तो पहली जो एहतियात है वो क्या है कि रेजिडुअल वैल्यू इज इग्नोर्ड। कब, रेट निकालते हुए। जाग के बैठो, गलत बात की है मैंने। रेट निकालते हुए तो उसको कंसिडर करना है फॉर्मूला में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए इग्नोर करना है। सुत्ते हैं इन्हें पता नहीं, लस्सी तो आप लोग पी के नहीं आते, खुद ही आप लोगों ने माना है। कौन कौन लस्सी पी के आता है दोबारा बताओ। एक तो रोजों में ये बड़ा मसला है ना, जगाना भी आपको ही पड़ता है, पढ़ाना भी आपको ही पड़ता है। रेजिडुअल वैल्यू इज इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग, व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है जी। और दूसरी बात, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज लाजमी, इज नेसेसरी। ये नहीं कि लाइफ गिवन है तो आपने उसके साथ डिवाइड कर दिया कॉस्ट को, वो तो फिर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर आपने लाजमी जो है वो नेसेसरी, लाजमी अच्छा लग रहा है वैसे, पता नहीं क्यों, इज लाजमी। सुभान अल्लाह, अब सही जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज लाजमी, ये तो ऐसी ही छोटी सी बात थी, ये कोई अहम बात नहीं थी। अहम बात पहली थी, और अहम बात सबसे पहली भी तो है ही अहम, तीसरी तो मैं कहता हूं सुपर डुपर अहम है। वो क्या है, आपने रेट को अप्लाई करना है इस मेथड में बुक वैल्यू पर। अब मैं ये कहूं कि पहले साल में बुक वैल्यू ढूंढ के लाओ, तो आप कहोगे सर पहले साल में तो कॉस्ट ही होती है, तो इसका मतलब पहले साल में फिर कॉस्ट पे लग जाएगा, क्योंकि उसमें तो बुक वैल्यू होती नहीं, और बाकी हर अगले साल में बुक वैल्यू पर, ठीक है। तो लिखूंगा मैं ऐसे ही कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड टू बुक वैल्यू। अब वो जब पहला साल आपके सामने आएगा तो आप कहोगे अब कहां से लाऊं बुक वैल्यू, इसे तो है ही कॉस्ट, तो फिर पहले साल में कॉस्ट पे रेट लग जाएगा और कमिंग ईयर्स के अंदर बुक वैल्यू पे। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड टू लेटेस्ट बीवी। हंसो मत, सीए करो पहले, घर वालों ने यही कहा हुआ है ना, है जी, अंग्रेजी के अल्फाज हैं,
CA BV हैं जी। तो घर वालों ने कहा हुआ है बेटा पहले CA तो कर लो हैं, हर छुट्टी पे ईद पे क्यों जा रहे हैं मामा के साथ कान के लगेंगे हैं। तो मैंने भी आगे से ही कहना पुत्र पहले पढ़ ते दुध दे दंद हाले तेरे डिगे ने हैं, जुमा जुमा 8 दिन तेनू हाले पढ़द्या नहीं होए। चलें, तो जल्दी जल्दी इसीलिए कहता हूँ छुट्टी ना करना, इसीलिए कहता हूँ कोई पेपर में अटैम्प्ट ना लगाना, जल्दी जल्दी CA करो, जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी हैं। अच्छा जी, ओके नाउ भाई यही बस काम था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। याद रहेगा रेसिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग। अच्छा एक बात और भी है, वो यहां पे ही लिख दें, अगर रेट मिसिंग हो तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को कुछ ना कुछ, ये क्या था 80 लिखा हुआ था ना यहां पे जी। चौथी बात भी लिख लो, अगर डेप्रीसिएशन रेट मिसिंग हो तो फॉर्मूला क्या है 1 माइनस nth रूट। अब ये जहां पर लगाता हूं मैं वहां जाके बता दूंगा कि n का मतलब, वैसे ज़बानी सुन लो, ठीक है। n यूजफुल लाइफ को कहते हैं, s स्क्रैप वैल्यू यानी रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। ठहर जाओ लिख रहा हूं, n यूजफुल लाइफ, s रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो भी कह दें, और C कॉस्ट, ठीक है जी। तो बस यही है जी डिस्कशन मेरी तरफ से, तो फाइनल अब जाके सवाल करते हैं, ठीक है। पढ़ा हुआ है आपने इंट्रो के अंदर इसको भी, चलें। वो एक जगह इसलिए इकट्ठे कर रहा हूँ कि फिर आपको वो, मैंने कहा था ना कि एंड पे फिर आपको पिक्चर भेज दूंगा, तो वो फिर जब चैप्टर एंड होगा ना तो मैं ये साइड सारी देखता चला जाऊंगा, जो बातें मुझे रेलेवेंट लगेंगी मैं उन तस्वीर जो है वो खींच दूंगा उनको। टीए को भी मैंने नहीं भेजा, साथ साथ फिर नहीं समझ लगती, फिर बाद में ढूंढना पड़ता है कौन सी तस्वीर चलेगी कौन सी रहेगी। तो साथ साथ पढ़ रहे हो पिक्चर लिया करो, घर पे नोट किया करो, अपनी प्रैक्टिस करो। चैप्टर के एंड पे मैं ये दे दूंगा आपको, आपके लिए ही है कि मैंने कहाँ लेके जाना है, ठीक है। वो मुझे वो तरीका नहीं मिला कि सारा PDF देखूंगा, शायद सारा PDF ही बन जाए मे भी, ठीक है, लेकिन वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको भी संभालना। और तो उससे बेहतर है बस रेलेवेंट कुछ, जैसे अब ये मेरा ख्याल है कि इसकी पिक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये जो अभी हमने चीज़ें लिखी हैं ये एक रिवीजन टाइप चीज़ है, इसको जो है इसकी अगर पिक्चर मिल जाए आपको, एक पिक्चर ऐसे फिर इस तरह से एक पिक्चर ऐसे, तो वो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल। ऐसी कोई चीज़ जो पॉइंट्स होते हैं जिस तरह के समझाते हुए, उसकी पिक्चर्स फिर मैं एंड पे दे दूंगा। वादा नहीं है, इरादा है आप लोगों की तरह। अगर आप लोग भी 3 लेक्चर्स जो आज आए हैं कर आएंगे तो फिर मैं भी इंशाल्लाह मोटिवेट हो जाऊंगा और ये काम कर डालूंगा जी। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द होल लाइफ ऑफ एसेट अंडर बोथ स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कॉस्ट है एसेट की 100 रुपया, मैं 100 लिखूंगा, ओके। रेजुअल वैल्यू 10 है, लाइफ 4 साल है और डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 16 है। तो सबसे पहले हम करते हैं जी अपना पुराना दोस्त स्ट्रेट लाइन मेथड, फॉर्मेट वही रखेंगे जो सिखाया था पहले दिन आपको, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जो वर्किंग का फॉर्मेट है इसका कोई लेना देना नहीं है किसी एक मेथड के साथ। मेथड कोई भी हो, एसेट को प्रेजेंट करने की ये एक वर्किंग है, ठीक है, जिसमें हम एसेट को कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पर और बुक वैल्यू निकालते जाते हैं और फिर आगे बुक वैल्यू इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 2016 पे एसेट खरीदा है, कॉस्ट इसकी कितनी है 100, उसके बाद 31 दिसंबर 16 आएगा, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए आपने 100, अब -10 तो करेंगे, रेट गिवन है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर भी रेट निकालना पड़ना है हमें, रिड्यूसिंग बैलेंस में भी निकालना पड़ना है, ऐसे ही है। स्ट्रेट लाइन का तो हाँ स्ट्रेट लाइन नहीं, ठीक है ना, 4 साल से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ रेट ही नज़र आए तो बेहतर है, इधर एक जैसा हो जाता है ना। यानी आप 100 -10 ये डेप्रिसिएबल अमाउंट आ गई, डिवाइडेड बाय 4 करें, क्या आंसर आता है 22.5 ये आता है। और अगर आप
ये 4 को यूज़ करके 1/4 करके लाइफ को रेट में कन्वर्ट करें तो 25% आएगा। तो आप इसी 100 माइनस 10 को 25% से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर यही आएगा। सही है ना? लेकिन मैं ये इसलिए रेट निकालने लगा हूँ क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में तो रेट वैसे ही मस्ट है। तो मैं चाहता हूँ ज़रा दोनों मेथड्स में आमने सामने रेट लग रहा हो ताकि बिल्कुल फ़र्क वाली बात आपके सामने हो कि दोनों मेथड्स में जो चुन्ना सा फ़र्क है वो है क्या। ठीक है? मैंने इसीलिए फॉर्मेट भी वर्किंग का सेम रखना है एसिड को प्रेजेंट करने के लिए ताकि आपको वाज़े फ़र्क वाली जगह नज़र आए दोनों वर्किंग्स के अंदर। ओके, तो मुझे इजाज़त है रेट निकालने की। हालांकि स्ट्रेट लाइन वाला सवाल इस लाइव से भी यूज़ करके हो सकता है। ओके, ये ना पूछना आप क्लास के बाद सर हो नहीं सकता था, हो सकता है, मैं भी जाके सुन लो अभी ये बात। ठीक है, तो मुझे 100 माइनस 10 इंटू रेट चाहिए। वो रेट मुझे नहीं पता तो मैं एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूँ। ठीक है जी, वर्किंग नंबर 1 यहाँ पे मैं निकालूंगा रेट। तो रेट कैसे निकालूंगा? स्ट्रेट लाइन मेथड है। रेट निकालने के लिए 1 ओवर यूज़फुल लाइफ कर देंगे। ये पहली क्लास में हमने सीखा है, आ जाने वालों इंटू 100। ये कितना आ गया जी? और ये भी मैंने बात की थी कि इंट्रो में आप लोग और तरीके से एक फॉर्मूला देखते हैं, लेकिन जब उस तरीके से रेट निकालते हैं ना स्ट्रेट लाइन का, तो फिर आप ये 100 माइनस 10 नहीं करते। फिर वो बहरहाल छोड़ें, इसको फिर किसे बताऊंगा। आप बस छोड़ें, जैसे कह रहा हूँ ये करते रहें। दोनों तरीके ठीक हैं, ठीक है ना? दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आता है। खैर जी, 100 माइनस 10 इंटू 25%। ठीक है जी, आंसर आ गया क्या? 22.5। ठीक है जी, ये जनाब एसेट हम शो कर रहे हैं और वो भी रुपीज़ इन थाउजेंड्स में। ओके, डन। ओके, अच्छा जी, उसके बाद बुक वैल्यू कितनी आएगी? 22.5 जी, 77.5। अच्छा जी, ये भी आ गई। फिर 31 दिसंबर 2017 आया। डेप्रीसिएशन है। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या फॉर्मूला बदलेगा? क्या खसूसियत बताई थी? हर साल फॉर्मूला सेम, यानी हर साल रेट ने उसी कॉस्ट पे लगना है। हाँ, वो अलग बात है कि हम रेजर्व वैल्यू माइनस करके डेप्रिसिएबल अमाउंट निकाल के कॉस्ट जो है वो रेट लगा रहे होते हैं। ठीक है ना? तो डेप्रीसिएशन वही सेम फॉर्मूला 100 माइनस 10 इंटू 25% और डेप्रीसिएशन भी वही सेम जी। बुक वैल्यू 55। उसके बाद जी 31 दिसंबर 2018 की डेप्रीसिएशन आपने निकाली। सेम फॉर्मूला, दोबारा पर्चे में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आज तो सिखाने का दौर चल रहा है ना, दोनों आमने सामने रखने हैं। मैंने तो हर साल पे रेट लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे रनिंग सवाल, हमारे बड़े सवालों में ये सवाल थोड़े ही आने। बड़े सवालों के अंदर तो यूं एक एडजस्टमेंट पड़ी होगी जिसमें एक एसेट खड़ा होगा अपनी लाइफ के तीसरे चौथे साल के अंदर कहीं पर, और उस पर रिड्यूसिंग बैलेंस भी लगाना पड़ सकता है, डेप्शन निकालते हुए स्ट्रेट लाइन भी लगाना पड़ सकता है। तो मैं तो वो सिखा रहा हूं कि दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। आप किसी एक बड़े सवाल के अंदर खड़े हों और उस वक्त आपको रेट यूज़ तो बुनियाद से सिखाया जाता है ना, तो यहाँ सीख लेंगे, फिर इंशाल्लाह जब अप्लाई करना होगा देखेंगे। ठीक है, तो वही 22.5 बीवी 32.5। उसके बाद अगला काम, थोड़ी सी थां बनाते हैं। थां समझते हैं? थां पठान जय, सराइकी जा। अच्छा जी, उर्दू जगह, अंग्रेजी प्लेस, वाओ किसने बोला? कुछ नहीं कहता, बताओ तो, कसम से कुछ नहीं कहता। किसने बोला? आप वाओ की अंग्रेजी तो बताओ। कहते हैं वाओ ही है। उर्दू सॉरी, वाओ को उर्दू में बताओ। वाओ नहीं होता, वाह। पंजाबी में बताओ। वाह, इत्थे रख नहीं इत्थे रख, कुछ भी मतलब ट्रांसलेशन कर दोगे तुम लोग। पश्तो में क्या कहते हैं? वाह, पठान बैठे होंगे, इंसान बनो। वाह, सेम, वाह वाह। ओके, डेप्रीसिएशन
जाग गए हैं, वापस आ गए हैं, चलो जी जल्दी करो। मैं कह जरा आंखें बंद हो रही थी कुछ बच्चों की, ऐसे करके बैठे थे खूब। कभी ड्राइव कर रहे हो ना गाड़ी और नींद आई हो तो बंदा ऐसे ही कर रहा होता है ना, उसके तरीका ये होता है गाड़ी साइड पे रोक दे। तो मैंने जरा गाड़ी साइड पे लगाई थी, ठीक है ना। अच्छा जी जी, कुछ थे, सारे नहीं थे जी। 10 तो 10 ही बचता है, माशाल्लाह, यही हमने सोचा था। जो सोचा था बुक वैल्यू तो वही है। अब वो अलग बात है, इस दिन अगर बेचे तो हमारी मर्जी, ना बेचे तो हमारी मर्जी, यूज करी जाए, खैर डेप्रिशिएट ही हुआ है ना, ऐसे कर चीख मार के मर गया। और अगर हम बेचने जाएं, इसको बेचने जाएं तो 10 रुपए हमारे हिसाब से इसके मिलने थे, अगर 15 मिल गए तो हम कहेंगे सुभान अल्लाह, 5 का गेन। और अगर 8 मिले तो ओहो, ओहो को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अलास। वो मेरा बैठे में पश्तो वाले, उन्होंने एंड से संभाला है, हमने 2 तरफ से क्लास को संभाला हुआ है, ये देख लो, ठीक है ना। हाँ बस छेड़ना नहीं मैंने किसी, मैं ऐसे वास्ते वो पीछे बिठाया नहीं, खबरदार। वैसे सबसे अच्छे बच्चे यही होते हैं हमारे, मतलब आप भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ, अजीब ही ये तो रिस्पेक्ट का कोई और लेवल रखते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड परेशान कर देते हैं ये लोग। पिछले साल हम वो पेशावर गए तबलीग के लिए, वो अलग ही ज़िंदगी का चिल्ला था, सारे स्टूडेंट वहाँ पे मिलते करें यार पेपर दे लो जाके, पता नहीं कहाँ से तुम लोग निकल के आ रहे हो। डेट description, this is fast English, this will not come to you. रुपीज इन थाउजेंड्स। अच्छा बच्चों, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मैंने आपसे अर्ज किया कि फॉर्मेट सेम रख के चल रहा हूं मैं, फर्क जान के जियो ना जी। 31 दिसंबर 2016 आएगा तो डेप्रिसिएशन के लिए आपने 100 माइनस 10 करके रेट निकालना है। पहली बात ही यही बताई थी, फौरन क्यों नहीं बोले, फौरन क्यों नहीं बोले? यही बात तो याद रखने के लिए मैंने वो इंट्रो वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, लाइफ को रेट में कन्वर्ट करने वाला। मैं आपको ये बात याद करवा के चलना चाहता हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में रेजर्व वैल्यू को माइनस करना है और रिड्यूसिंग बैलेंस में माइनस नहीं करना, तो फौरन बोलना, ठीक है। तो ये काम तो नहीं होना। अब रेट चाहिए हमें, तो रेट के लिए इस सवाल की वर्किंग 1 करते हैं। वो तो वर्किंग, अच्छा ये की सवाल है, चलो वर्किंग 2 बोल दो फिर जी। अब वो रेट निकालना है तो आ जाओ जी। अब वर्किंग नंबर 2, अब इसमें रेट निकलेगा उसी फॉर्मूला से जो अभी अभी लिखवा के आया हूं आपको, 1 माइनस nth रूट s ओवर c। लें जी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट बनेगा, वहां पे मैं लिखना भूल गया शायद। खैर एंड पे जब निकलेगा ना तो वो डेसिमल में निकला होगा, आपको खुद समझ आ जाएगी, ठीक है जी। यहां पर हमने क्या करना है, n लेना है, यूजफुल लाइफ को सवाल ने कही थी 4 साल है, ठीक है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू, रेजर्व वैल्यू कितनी है 10, यहां पे c लिखना है जी। अब लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, आंसर इज 43.75, 6 हो गया। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, कोई रेट्स हैं या कोई पर यूनिट चीज़ निकलती है उसको हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में शो करना, और जब उसको अप्लाई कर लेना तो जो आंसर निकले उसको बेशक राउंड कर देना। जैसे अब ये रेट जब लगेगा तो फिगर हो सकता है पॉइंट्स में आए, मैं उसको राउंड दलेरी से करूंगा, लेकिन इस रेट को राउंड नहीं कर लेना आपने, ये मेरा मशवरा है। क्योंकि कोई पर यूनिट कोई फिगर निकलती है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि जी हमें 1 घंटा बिजली चलाएं तो हमें जो है वो 55.35 रुपए पड़ते हैं, हमारी कॉस्ट है। अब मिसाल के तौर पे वो कह दे 1 लाख यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, तो बताओ अब जब ये आप राउंड कर दोगे तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तो जो पर यूनिट फिगर हो या परसेंटेजेस हो उनको आपने कभी भी
जब वो राउंड नहीं करना डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक, दो के बाद कर दो, 2 पे राउंड कर दो। लेकिन जब इसको अप्लाई करना है और आंसर निकलना है तो उस आंसर को खुले दिल से राउंडिंग करो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी बताता हूं कैसे। ठीक है, तो रेट कितना आया जी? 43.76% आ गया जी, आंसर आ गया 43 लेकिन मैं अभी इसको राउंड इसलिए नहीं कर रहा कि मैं एंड पे आपको 10,000 के करीब करीब फिगर दिखाना चाह रहा हूं, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी इसको लिखने की। ऐसे आपको यहाँ पे भी ऐसे लिखना चाहिए था 23 एंड पे क्या होता, एंड पे वो राउंडिंग का फिगर फर्क निकाल लेते, ना भी निकालते तो तब भी सही था, नंबर नहीं कटते राउंडिंग से। ठीक है, लेकिन अभी शुरू है जी, बोलो। 56.24 इसका आंसर देना, अपने कैलकुलेटर का नहीं देते रहना। बुक वैल्यू आ गई, उसके बाद 31 दिसंबर 17 आया, डेप्रीसिएशन 100 इंटू ये दूसरी एहतियात थी, बुक वैल्यू पर रेट लगेगा 56 तो फिर पहले साल भी बुक वैल्यू पे लगाना था, फिर तो गलत हो गया। पहले साल बुक वैल्यू क्या थी? कॉस्ट ही बुक वही थी, बुक्स के अंदर वैल्यू, कोई वैल्यू लूज ही नहीं हुई थी। पहला साल कहां से लाएं बुक वैल्यू? ठीक है, तो 43.76%। हाँ, 2 डेसिमल बताते रहो, अब चल रहा है 2 में तो जी 61 ओके। बीवी 31.63। बेटा मैंने कहा कैलकुलेटर का आंसर नहीं देना, ये सामने जो लिखा है उसका आंसर देना है प्लीज जी। डेप्रीसिएशन 56.24 इंटू जागो जागो जागो, बुक वैल्यू रीसेंट वाली यूज करनी है, बुक वैल्यू यानी यूं कहें ओपनिंग बुक वैल्यू। 18 वाले साल की ओपनिंग बुक वैल्यू को कौन सी होगी? 17 वाले साल की क्लोजिंग बुक वैल्यू। मैं लिख भी देता हूं चलो आपके लिए, ये 31 दिसंबर 16 था, ये 31 दिसंबर 17 था, तो 31 दिसंबर 17 का दूसरा मतलब अकाउंटिंग में पता है क्या होता है? यकम जनवरी 18। इंटरचेंजेबली यूज होती है ना ये डेट्स। तो 18 वाले साल की जब डेप्रिसिएशन, जैसे इधर देखो 16 के साल के एंड पे जब डेप्रिसिएशन निकालने लगे थे तो क्या ढूंढा था? कॉस्ट, क्योंकि ये पहला साल है ना, तो वो कॉस्ट किस दिन पे पड़ी हुई थी? यकम जनवरी 16 पे, तो उस कॉस्ट पे रेट लगाया। अब ये 31 दिसंबर 16 की बुक वैल्यू आ गई। अब 31 दिसंबर 16 की बुक वैल्यू ही आगे डेप्रिशिएट होनी है। वो अलग बात है कि आप ईयर एंड पे खड़े होकर आगे जाके डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन है तो यही वैल्यू ना जिसने आप नीचे आना है। और सही है, तो नहीं समझ आइए नहीं तो 56 नहीं लिए जाना पागलों की तरह, रीसेंट ओपनिंग बुक वैल्यू। ठीक है, तो 31.63 इंटू 43.76% 84 जी 17.78। ये बुक वैल्यू आ गई, 9 कर लेते हैं जी, 17.79। उसके बाद जी लिख लें, आप वैसे ही लिख रहा हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन चलो 31 दिसंबर 19 डेप्रीसिएशन, अब 31 लेंगे नहीं 43.76 7 पॉइंट। मैं अब अगर मुझे प्लीज़ इजाज़त दें, अलाउ करें तो मैं 9 लिख दूं, ऐसे मेरा दिल कर रहा है, ज़रा फिगर मैच हो जाएगी। आप लोगों ने फिर पीछे भी तो राउंडिंग की है, फिर टोटल फिगर लिखें। आप लोगों की इजाज़त ना होने के बावजूद मैं तो लिखूंगा। देखिए मैं आपके मशवरे से ही चलता हूँ, आप देख रहे हैं, तो 9 कर दिया मैंने, आप लोगों की पुरजोर ना के ऊपर मैंने इसको कर दिया। ज़रा 10 नज़र आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा उस्ताद का, शागिर्दों का, जो मेरे जैसे हैं ना लायक से। आपको तो पता है लायक बच्चे हैं, 10 बचा है, तो यही फार्मूला के अंदर इनबिल्ट कर दिया था ना। हालांकि हमने इस रेजल वैल्यू को माइनस किया नहीं है, लेकिन इसको इनबिल्ट चूंकि कर दिया था। मैं फार्मूला की डेरिवेशन मेरे सिलेबस में नहीं है जी, बहुत डेरिवेशन नहीं कर रहा मैं, बस जी का यूज़ करना है। आप क्यों में पढ़ के आए, शायद वहाँ पे ड्राइव किए हों आप लोगों ने। 31 दिसंबर 19 जी बच्चों, प्यारे बच्चों, पागल खानों, बावर्ची खानों, और मैं बस अब चुप कर जाता हूँ। मेरे ख्याल में वुजू भी करना पड़ जाता है जी। तो फिर जब ऐसा होगा तो देखेंगे भाई, यहाँ पर नहीं, वो उस सवाल में देखेंगे, ऐसे सवाल आएंगे, अभी दूर है वो।
मंजिल अभी दूर है मेरे चांद, अभी चलना तो सीखो। पहला दिन है ना तुम्हारा? तीसरी बार इसको पूछ बैठा हूँ मेरे ख्याल से मैं। बेटा मैंने कल वैसे एक बात कही थी कि कॉस्ट क्रेडिट करनी होती है एसेट अकाउंट में से। कोई दिन ऐसे भी आएंगे कि वो होगी ही नहीं, वहाँ जाके हम फंसेंगे, लेकिन फंसेंगे नहीं, एक तरीका होगा, सीख लेंगे, फिर ज़िंदगी में जब कभी ऐसा होगा हमें आता होगा, पर अभी नहीं। ज़रा मैं सिखा लूँ, ठीक है? अभी कॉस्ट को आप रहने दें मौजूद। अच्छा जी, अब ये दोनों मेथड्स आमने सामने हैं। अब आप इनको गौर से देखें, ये आपको देखेंगे, आप इनको देखेंगे। देखें जी, ज़रा देखें, आप भी इनको देखें, ये भी आपको देखें, और ये देखें। फॉर्मेट तो सेम है, फ़र्क कहाँ नज़र आ रहा है आपको? ये जो मैंने येलोज किए हैं, येलोज बस ये आपने ज़िंदगी में अब याद रख लेना है। यही दो मेथड्स हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल भी यही होते हैं। तीसरा आउटपुट भी बड़ा अच्छा है, काफ़ी दफ़ा टेस्ट होता है, प्रैक्टिकली यूज़ भी हो सकता है, वो ही पढ़ लेंगे। लेकिन अब आप गौर फरमाएं तो क्या फ़र्क निकला। स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो रेट ने हर साल कॉस्ट पे लगना होता है, और यही तो हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं, 4 दिन से कॉस्ट पर ही रेट लगा रहे हैं। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो रेट ने लेटेस्ट यानी ओपनिंग बुक वैल्यू पे लगना है, कॉस्ट पे नहीं लग सकता। ये आपके सामने है बस फ़र्क। यही दोनों मेथड्स हैं, ये दोनों का डिफरेंस है। तो इनकी पिक्चर ले लीजिए। मैंने ऐसे कहा था कि आमने सामने सॉल्व करें, पता नहीं किसी ने ऐसे किया हो। 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स हाइब्रिड में एक ने भी नहीं किया ऐसे। 7 8 अच्छा जी ठीक है। ओके 9। चलें जी, अब डिस्पोजल तो आज होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे थोड़ा ही है कि हम इसको छोड़ दें। मैं जल्दी से एक सवाल करवाता हूँ अब रिड्यूसिंग बैलेंस का, 5 मिनट में मुझे लगेंगे वो। और वैसे आप देख लें डिस्पोजल वैसे भी अगले दिन पे ही था, काफ़ी सारे सवाल हैं, ठीक है? देखिएगा अभी मैंने आपको सिंपल इंट्रो वाला रिवाइज़ करवाना है। मैंने स्ट्रेट लाइन में करवाया तो रिड्यूसिंग बैलेंस क्या सुतेला है, वो उतना ही सगा है, ठीक है ना? तो अभी सवाल देखोगे रूटीन में चलने ही वही सवाल हैं। तो इनमें से मैं अब ये सवाल आपको करवाने लगा हूँ अभी, जो हम करेंगे मिलकर। आपने एक तो इसको होमवर्क में करना है, उसके बाद अपना होमवर्क चेक करिएगा। ओह आपका दिल खुश ना हो तो फिर बताइएगा। 29 होमवर्क में करेंगे, 30 होमवर्क में करेंगे, 31 होमवर्क में करेंगे, मार्क्स लिख देता हूँ। 32 होमवर्क में करेंगे, 29 31 30 31 और 32 इनका सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। इससे आगे नहीं जाना। रोज़े भी हैं ना, ठीक है? 4 सवाल हैं और हर सवाल को आपने कोशिश करके 7 से 8 मिनट में कर लेना है। अभी ज़रा होमवर्क हल्की आंच पे चल रहा है, ठीक है? 5 है तो 5 कर लेना यार। ओके, अब एक मैं करवा दूँ जी। क्वेश्चन 28 क्लास वर्क में हम कर रहे हैं। सवाल पढ़िए और ऐसे होना, ऐसे। अगर स्ट्रेट लाइन आपका मजबूत है तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? और कल फिर इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि कल हाफ लेक्चर में हम रिड्यूसिंग बैलेंस का डिस्पोजल करेंगे और फिर हाफ में हम एक्सचेंज कर पाएंगे इंशाल्लाह, ताकि संडे पे आप एक्सचेंज की बात लेके जाओ और होमवर्क ट्राई कर लो। संडे भी है ना बीच में। ओके जी बच्चों, रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट एंड, ये अब देखो ना, ये सारे सवाल बगैर डिस्पोजल के हैं, तो ये प्लान ऐसे ही होता है। अब कल वाला जो सवाल है ना, उसमें भी पहले सवाल में कोई नहीं है, पता नहीं हो सकता मैं क्लास में आपसे करवाऊं। होमवर्क लिख दूं इसके साथ बगैर सॉल्यूशन वाला, ये होमवर्क भी कर लें। ये कल मैं आके करवाऊंगा क्लास में, लेकिन मैं पहले चेक करूंगा। कुछ नहीं होता, एक ऐड करें 33, ठीक है? तो मैंने नहीं देखा सवाल कैसे हैं। हर सवाल के साथ 5 मार्क्स लिख लें, तो हर सवाल तकरीबन 7 से 8 मिनट में आपका होना चाहिए। ज़्यादा टाइम ही है, आपने 5 मिनट का ही टारगेट रखना है। 5 मिनट पढ़ाओ सवाल, इधर आधे घंटे में होमवर्क साइड पे कर दो और फिर याशी मारो, सुकून मारो, तिलावत करो, इबादत करो। ओके, वेयर वर वी, WWW, ये मतलब होता है इसका जी। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ राहील एज ऑन यकम जनवरी 15। कोई फर्क है ही नहीं सिवाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के, आपने अभी वर्किंग के अंदर देखा, ठीक है? एसेट अकाउंट ओपनिंग 50 है और एक्यूमुलेशन ओपनिंग 20 है। तो सबसे पहले तो ये दोनों अकाउंट्स बना लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जगह भी ना बदलूँ लेजर्स की। एक टॉपिक के अंदर कहीं पे कोई वर्किंग करूँ तो मैं सारा
सारा टॉपिक वहीं पे ही करता हूं, क्योंकि वो भी एक मैप होता है जो आपके दिमागों के अंदर बन रहा होता है, ठीक है ना। एसेट अकाउंट, बड़े दिन हो गए यार रुपीज में सवाल नहीं किया, बोर हो गया हूं मैं 1000 में कर कर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 1000 में कर सकते हैं इसको भी, ये मैंने कहा ये ना आप असल वाला भूल ही जाएं, ये ऐसे भी हो सकता है, कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए जी। यकम जनवरी 15 पे ओपनिंग बैलेंस 50,000 और 20,000। यकम जनवरी 15 ब्रॉड डाउन 50,000 और 20,000 किया हुआ है ना इंट्रो में आपने इसको, तो अभी तक कोई फर्क आया? सेम है, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग लिख दिए। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 15,000 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 15। मेथड जौन सा मर्जी हो, एडिशन की कोई एंट्री चेंज नहीं होती। जो पहले दिन आपको एंट्री लिखवाई थी एडिशन की, आज भी वही है। एसेट अकाउंट डेबिट, कैश या पेएबल जो भी है, क्रेडिट तो कैश ही कह लें। एसेट डेबिट कितने से? 15,000 से। एसेट डेबिट, कैश, क्रेडिट कब? और बस सवाल खत्म है, क्योंकि डिस्पोजल तो है नहीं। अच्छा वैसे आपका दिल कितना कर रहा होगा कि हम डिस्पोजल वाले भी खुद कर आएंगे? मुझे पता है आपका दिल बहुत कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, कल कर लेना है। संडे पे भी तो कुछ करना है ना, पूरा संडे फिर क्या करोगे, बोर हो जाओगे हैं, तो ना करना। अगर दिल करे तो कर लेना, वैसे ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से कोई नहीं है होमवर्क, मैं तो यहाँ पे रोक दूंगा काम जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% WDV। WDV रिड्यूसिंग बैलेंस का दूसरा नाम है। ओ माय गॉड सॉरी, एक चीज़ तो मैंने आपको कही थी कि जब मेथड पे जाऊंगा तो उसके अल्टरनेटिव नेम्स भी बताऊंगा, तो वो मैं बताना भूल गया। चलो इधर ही लिख लें जाके। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हमने, इसके दूसरे नाम क्या हैं? इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये ना हो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आया हो तो कहो सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था डेप्शन रेट, इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसको, WDV मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेट हर साल किस पे लग रहा होता है। और आपस की बात है, स्ट्रेट लाइन को इसीलिए कॉस्ट मेथड भी कह दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि हर साल रेट किस पे लग रहा होता है, कॉस्ट पे, ठीक है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये इसी के ही नाम है, ठीक है। को और आ जाए तो फिर वो भी वही है। कौन सा सवाल था जी? ये चलें, तो WDV मेथड मतलब जिसमें डेप्शन रेट ने WDV पे लगना है, और वो कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस, उसी की बात ही हो रही है, ठीक है। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो पहला काम डिस्पोजल तो है कोई नहीं, वर्किंग वन यही होगी हमारी आज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर 31 दिसंबर 15। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑन ओपनिंग एसेट्स, और चूंकि डिस्पोजल है कोई नहीं सवाल में, तो इसको आगे माइनस एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर होगा तो करेंगे, मेथड से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगली बात, यहाँ पे हमने लिखा था ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, और उसको लगा दिया था रेट, तो बस ठीक है, पकड़ो ओपनिंग कॉस्ट 50,000 और उस पर रेट लगा देते हैं। आंसर बताओ, खुदा का खौफ करो, शर्म करो, तुम्हें ये आंसर बताते हुए लर्जा क्यों नहीं तारी हुआ? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट पे रेट लगाने वाले होते कौन हो तुम? ओपनिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? नहीं, जो पिछले साल पे पड़े थे, इस साल में ओपनिंग बने हैं, ये पिछले साल से पड़े हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पिछले साल वाले एसेट के दूसरे या तीसरे या चौथे सब्सिक्वेंट ईयर में कॉस्ट पे रेट लग सकता है। कौन था 50? कौन था वो आंसर वाला? कौन था? हाथ खड़ा करे। आइंदा करोगे ऐसा, गुनाह मिलता है, ऐसे नहीं करते जी। जी समझ आई भाई? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो वो देखो ना, एडिशन पे तो कॉस्ट पे रेट लगना है, ठीक है। लेकिन ओपनिंग एसेट्स का मतलब क्या है? जो पहले से चले आ रहे हैं। तो जो एसेट
पहले से आ गया था, उसका पहला साल तो गुजर गया है। अब ओपनिंग का मतलब ये है, ये इसका कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी अगला साल है, तो ये जितने एसेट्स पड़े हैं ये इनका सब्सीक्वेंट ईयर है, तो इन एसेट्स के ऊपर रेट कॉस्ट पे नहीं लग सकता। इसका मतलब क्या हुआ, आज की तब्दीली क्या है, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल की बजाय ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल हमें चाहिए होगी। ठीक है, इसको आज पक्का कर लेंगे ना, तो कल फिर इसी को ही इसी के अंदर ही डिस्पोजल को डालना है। किया हुआ है वैसे आपने ये काम। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकालनी है। ये कैसे निकलेगी, देखो बुक वैल्यू कैसे निकलती है ये हमें पता ही नहीं है। पता है, पहले दिन आपको फॉर्मूला लिखवाया था, इधर देखो, बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। अब किसी भी दिन की बुक वैल्यू चाहिए तो कॉस्ट में से उस दिन तक की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। यानी अगर आपको 31 दिसंबर 15 की 14 की अगर बुक वैल्यू चाहिए होती तो आप कॉस्ट माइनस 31 दिसंबर 14 तक की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। 15 की चाहिए तो 15 तक की कर दें, 16 की चाहिए तो 16 तक की कर दें। तो मुझे क्या चाहिए इस वक्त, ओपनिंग बुक वैल्यू। तो ओपनिंग बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं ओपनिंग कॉस्ट ही लिख देता हूं क्योंकि वो ओपनिंग पड़ी होती है। ठीक है ना, जरा ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि ये वो एसेट्स की कॉस्ट है जो पहले से आ रहे हैं। ठीक है, लिख दूं ओपनिंग कॉस्ट, तो असल में ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ माइनस ओपनिंग accumulated depreciation of all, opening cost of all assets minus opening accumulated depreciation of all assets। तो ये दोनों नेट करें तो बुक वैल्यू आती है ना, कर लेंगे। तो जो बुक वैल्यू निकालनी है उसके लिए सवाल में नहीं जाना, आपके पास डेटा अवेलेबल है। ओपनिंग कॉस्ट आपको कहां से मिलेगी, ओह कॉस्ट कहां से मिलेगी, पहले तो ये बताओ। एसेट अकाउंट कहां पे कॉस्ट, किसने कहा कॉस्ट पे पड़ा है, तो मुझे लिखवाना था ना। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बन रहा हो तो एसेट अकाउंट किस पे पड़ा होता है, कॉस्ट पे। तो ये एट कॉस्ट है, इसमें कॉस्ट पड़ी है। अब मुझे ये कॉस्ट नहीं चाहिए, इस दिन की कॉस्ट नहीं चाहिए, इस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, ताकि इस पे मैं रेट लगाऊं, ताकि इस साल की डेप्रिसिएशन निकले। ठीक है, तो इस दिन बुक वैल्यू चाहिए, तो इस दिन की कॉस्ट में से इस दिन की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी है तो ये वाला रैड पकड़ो और ये वाला रैड पकड़ो और इन दोनों को आपस में नेट कर दो, बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स हम यहां निकाल लेते हैं जी। कैसे निकलेगी जी, 50,000 माइनस 20,000, ये जो 30,000 आया ये क्या है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। ठीक है, इनटू रेट कितना है, 10 है, 20% जी, 6,000। ओहो यहाँ पे था आंसर, कहाँ पे पहुँच गए, 6,000। तफसीलें लिखते लिखते तो रेड कलर से मैंने चेंज को डिनोट किया है। कल तक यहाँ पे क्या आ रहा था, कॉस्ट, और फिर डिस्पोजल में भी ऐसे ही होगा कि वहाँ पर जो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकालते थे, यहाँ पे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकाल देंगे। वो कल अब देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल करेंगे, है टेक्निकल, लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन में आपने बहुत मेहनत कर ली है ऑलरेडी, तो आपको बहुत आसान लगेगा रिड्यूसिंग बैलेंस का डिस्पोजल। ओके, होमवर्क आज के सवाल में, आज के लेक्चर में थोड़ा कम आ गया, वो आप लोगों के लिए फ़ायदा है जिन्होंने आज 3 लेक्चर्स पढ़ने हैं जाके। ठीक है ना, अच्छा जी। उसके बाद ऑन एडिशंस, एडिशन एक ही है। अब 15,000 पर ही रेट लगा दो, पहले साल में तो रेट ने कॉस्ट भी लगना है ना, तो एडिशन का तो ये पहला साल है। ओके, इंटू 20% इंटू 10/12 जी, 20 और 80 और एंट्री होगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 8,500, 31 दिसंबर 15, और हमारे पास 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये इतना ही आसान है। 65,000 एसेट का अकाउंट शो कर रहा है और 31 दिसंबर 15 जी 28,500। तो मुश्किल या आसान, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है,
इसी तरह से आपको डिस्पोजल भी मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, होमवर्क आपको बता दिया है। ज़िंदगी रही तो अब कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।